हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह 12वीं क्लास आरबीएससी के भूगोल के एग्ज़ाम के लिए आपके तैयारी की मदद हेतु मैंने आज एक वीडियो बनाया है और इसी के साथ मैं अपने भूगोल विषय के रिवीजन के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जो आपको लगातार सभी पाठों के रिवीजन के वीडियो मिलेंगे। अपने भूगोल का एग्ज़ाम मार्च के 21 तारीख को होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व भर में और भारत में सभी कार्यक्रम जो रद्द हुए, उसी के तहत अपने 10वीं और 12वीं की आरबीएससी की परीक्षाएं भी आगे खिसक गई। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था कि परीक्षा आगे जो खिसकी, उससे मुझे चिंता हो रही थी, क्योंकि साल भर की मेहनत जो बच्चों के द्वारा और मेरे द्वारा जो की गई थी, वो मेहनत धरातल पर आने वाली थी। 2 दिन बचे थे, मैं बड़ा एक्साइटेड था, लेकिन ऊपर वाले के द्वारा वो तारीख तय नहीं की गई थी, बल्कि कोई और तारीख तय थी अपने भूगोल के एग्ज़ाम की 2020 के लिए। तो आगे जो भी तारीख मिलेगी, सरकार ने कहा है कि 7 या 8 मई से एग्ज़ाम वापस शुरू करेंगे बोर्ड के। तो मुझे उम्मीद है कि 15-20 मई के आसपास भूगोल का भी नंबर आ जाएगा। अभी मैं ज़्यादा लंबा वक्त न लेते हुए आपको जो रिवीजन करवाऊंगा, ध्यान रखना मैं रिवीजन शब्द बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ाई में यानी अध्ययन में क्या होता है कि प्रत्येक पाठ का प्रत्येक पेज और उसका प्रत्येक पैराग्राफ, उसकी हर हेडिंग और हर लाइन, हर पंक्ति इम्पोर्टेंट होती है, उसको समझाना पड़ता है डिटेल में। और बच्चों के भी सभी जो डाउट है वो तुरंत साथ साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी मैं रिवीजन शब्द बोल रहा हूँ। रिवीजन इसलिए क्योंकि साल भर की मेहनत सभी बच्चे कर चुके हैं। तो आपके जो भी छोटी मोटी दिक्कतें थी, वो तो आपने क्लास में पहले ही सॉल्व कर दी होगी। अभी हम अपने साल भर की मेहनत को थोड़ा संक्षिप्त करेंगे, शॉर्ट करेंगे। अगर हम अपनी मेहनत को, यानी कोई एक पाठ है जो 4 या 5 पेज का है, उसको हम एक पेज में समेट लेंगे, तो ये हमारा उस पाठ का संक्षिप्तीकरण हो गया। और वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एग्ज़ाम की तैयारी अब लास्ट में उस हिसाब से करें कि जो ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस करें, और जो काम की चीज़ें अभी एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं हैं उसको किनारे करें। तो इसी को देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम रिवीजन करेंगे, और रिवीजन से पहले अब देखो, आप सभी स्टूडेंट जो जुड़ेंगे, जो मेरे वीडियो को देखेंगे, वो 12th भूगोल के होंगे स्टूडेंट। तो उन सबको पता है कि अपनी किताब में, अपनी बुक में कुल 25 पाठ है, और 25 पाठों का जो आधार है वो किस हिसाब से है, जो विभाजन है वो किस तरीके से है, अंक विभाजन है वो किस प्रकार है, तो वो सब भी थोड़ा सा देख लेंगे शॉर्ट में। तो हमारे सभी पाठों में सबसे छोटा पाठ कहें तो वो पहला पाठ ही है। 25 पाठों में पहला पाठ सबसे कम समय में पढ़ा जा सकता है, सबसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। भले वो थ्योरेटिकल पाठ हो, लेकिन इसको आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसी वजह से मैं इस वीडियो में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ पाठ से हटकर, ताकि आपका विषय का बेस बना सकें हम, और साथ में हम अपने बुक के बारे में भी कुछ ज़रूरी बातें कर सकें। तो वैसे मैं सभी सामग्री आपके लिए तैयार कर चुका हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करवाऊँगा, आप मेरे से जुड़े रहिए।
देखो सबसे पहले तो अपनी जहाँ से बुक शुरू होती है वहाँ से देखते हैं कि अंक विभाजन कैसे है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ अपने भूगोल जो विषय होता है, वो भूगोल विषय मुख्यतः दो शाखाओं में विभक्त होता है, और वो शाखाएं हैं मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल तो आप 11वीं में पढ़ चुके हो, मानव भूगोल जो है वो 12वीं में होती है। मानव भूगोल में भी आपके बुक में, ये आरबीएससी की जो बुक है, इसमें दो खंड है। पहला खंड जो है वो विश्व के नज़रिए से है, या कहें कि संपूर्ण जो विश्व में मानव भूगोल किस प्रकार से है वो रहेगी इसमें। और खंड ब है वो भारत और उसके परिदृश्य में पूरा रखा गया है, जिसमें राजस्थान भी लास्ट में 3 पार्टों में समाहित है। तो इसमें अंक विभाजन देखेंगे, अपने कुल 100 अंक का जो अंक बार होता है उसमें से 30 नंबर प्रैक्टिकल के हो जाते हैं, पीछे बचे 70 नंबर, 70 में से 14 शतरंग चले जाते हैं, तो शेष बचे 56 नंबर। 56 नंबर के एग्ज़ाम में 28 नंबर तो आपके आ जाएंगे खंड अ से, और 28 नंबर आ जाएंगे आपके खंड ब से। आपके पास बुक होगी, आप भी अपनी बुक की सहायता से साथ में समझ सकते हैं, मैं जल्दी से ही समझा देता हूँ। तो उसमें से ये जो आपके पहला और दूसरा पार्ट है उसके लिए 4 अंक है, और तीसरा, चौथा और 5वां पार्ट उसके लिए 6 अंक है, छठे पार्ट के लिए 4 अंक है, 7वां, 8वां और 9वां पार्ट इसके लिए 6 अंक है, 10वां पार्ट और साथ में 11वां पार्ट, इन दोनों के लिए 4 अंक है, और 12वें पार्ट के लिए 2 अंक है, और विश्व के मानचित्र के लिए 2 अंक है। इस तरीके से ये 28 अंक हो गई। अब भारत वाले भाग में देखें तो 28 अंक में से 13वां, 14वां और ये दोनों पार्ट हो जाएंगे आपके 5 अंक के, और पार्ट 15, 16 और 17 ये तीनों पार्ट हो जाएंगे 5 अंक के। पार्ट 18, 19 और 20 ये तीनों पार्ट हो जाएंगे 5 अंक के। पार्ट 21 और 22 जो नियोजन वाले हैं वो है 4 अंक के, और पार्ट 23, 24 और 25 जो राजस्थान के भाग हैं वो है 5 अंक के। भारत का मानचित्र आ जाएगा 2 अंक का, और 2 अंक का आ जाएगा राजस्थान का मानचित्र। तो इस हिसाब से आपके 28 अंक खंड अ के और 28 अंक की खंड ब के 56 अंक। अगर आप साल भर आपने मेहनत की है और अब अच्छा रिवीजन कर लेते हैं, आपको मैं एक बात विशेष करके याद दिला दूं, मैं स्टूडेंटों की थोड़ी बहुत नब्ज़ जानता हूं। तो पिछले 1 महीने में मुझे पता है कि बहुत कम स्टूडेंट ही होंगे, 100 में से 5-7 स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे खाली टाइम में, या यूँ कहें कि एक बोरिंग वक्त चल रहा है उसमें भी पढ़ाई से जुड़े रहे। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, बाकी शेष जो है वो अभी पड़े होंगे, फ़ोन देख रहे होंगे, खेल रहे होंगे, घूमने का तो है ही नहीं, लॉकडाउन में चांस ही नहीं है। फिर भी वो अपनी जो पुरानी आदतें हैं उसी को फॉलो करेंगे, पढ़ाई में कम ही ध्यान देंगे। लेकिन अब जो शेष 1 महीना बचा है अपने पास, उसमें अगर हम एकदम कमर कस लें, मजबूत हो जाएं और अपने पाठों का रिवीजन ढंग से कर लें, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 56 में से मिनिमम, मैं कम से कम कहूँ तो 50 अंक आप हासिल कर लोगे। और अगर आप पूरी तरह से तैयारी करोगे तो 56 में से 55-56 भी कोई दूर की कौड़ी नहीं रहेगी। अब हम आते हैं अपने पाठ पहले पर। ये देखो पाठ पहला है, और यहाँ पर मेरे द्वारा बनाई गई रूपरेखा और साथ में पाठ दोनों को साथ में समझेंगे। वीडियो 9-10 मिनट तक पहुँच चुका है। मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट में ही, अगले 10 मिनट में हम अपने रिवीजन को भी पूर्ण कर लें। देखो मैंने रूपरेखा बनाई है, आप भी इस पाठ की रूपरेखा ज़रूर बनाइए। देखो इस पाठ से संबंधित जो भी मेरे इम्पोर्टेंट फ़ोटो होंगे वो आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। आप उस फ़ोटो को वहाँ वीडियो पॉज करके उस फ़ोटो के स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन बेहतरीन कर सकते हैं। तो पाठ
पहले की जो रूपरेखा है, मैंने जिस स्कूल में इस साल भी पढ़ाया या पिछले साल भी जहाँ पढ़ाया है, तो वो रूपरेखा मेरा एक अब पैटर्न का हिस्सा हो चुका है। मैं रूपरेखा ज़रूर बनाता हूँ। तो रूपरेखा से आपका पाठ का एक सार जो है वो 1 या 2 पेज में समाहित हो जाता है। पाठ का निचोड़ निकाल सकते हैं आप। अब देखते हैं ये जो पहला पाठ है, ये पाठ ऊपर मैंने कुछ इससे ज़रूरी बातें लिखी है। तो पाठ पहला और दूसरा जो है वो कुल 4 अंक के हैं, और इन 4 अंक में से पाठ पहले से जो आएंगे वो 1 अंक के, या तो 1 प्रश्न आएगा या 2 प्रश्न आएंगे। 2018 में इसमें से 2 प्रश्न आए थे 1-1 अंक के छोटे वाले, और 2019 में 1 प्रश्न आया था। वो कौन कौन से प्रश्न हैं वो हम आगे बात कर लेंगे। इम्पोर्टेंट क्या रहेगा पाठ में, आप तैयारी के लिए आपके इम्पोर्टेंट क्या है, वो है अंडरलाइन किए गए तथ्य। जो भी आप अंडरलाइन करते हो वो ज़रूरी है, और छोटे प्रश्न तैयार करोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेंगे, बजाय कि मीडियम साइज़ के और बड़े प्रश्न जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक इस पाठ में से काम के नहीं है, उसकी बजाय अति लघुतरात्मक ज़्यादा काम के हैं। पाठ की रूपरेखा को देखो तो आप साथ साथ में बुक को भी देख सकते हो। मानव भूगोल अर्थ एवं परिभाषा, जिसको मैंने सबसे शुरुआत में रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपके सारे जो फ्रेडरिक रेडजेल, एलन सैम्पल, और साथ में आ जाएंगे विडल डी ला ब्लाश, और ऊपर आ जाएंगे डिकेन और पिट्स। इनको मैंने चारों को यहाँ रखा है, ठीक है। तो इसी हिसाब से मैंने रूपरेखा पूरी किताब से ही तैयार की है। तो इनमें से फ्रेडरिक रेडजेल और एलन सैम्पल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विडाल डी ला ब्लाश और डिकेन और पिट्स को भी आप तैयार कर सकते हो, याद कर। तो मानव भूगोल की अर्थ और परिभाषा में आपको क्या करना है, इसमें आपको जो जरूरी परिभाषाएं हैं 2-3 तरह की वो याद करनी है। साथ ही साथ विभिन्न भूगोलवेताओं द्वारा दी गई परिभाषाएं भी आपको याद करनी है, क्योंकि ये पाठ छोटे प्रश्नों के लिए ही बना है। तो बड़े प्रश्नों की ओर न जाते हुए हम छोटे प्रश्नों पर ज़्यादा गौर करेंगे। यहाँ पर आपके एक साधारण परिभाषा आई हुई है, तो आप अपने किताब में देख लेना कि ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं लाइनें, आप खुद देख लेना, ये है साधारण परिभाषा। और साथ ही साथ यहाँ कुछ अंडरलाइन जितनी भी मैंने किया, आप भी गौर करना कि इन अंडरलाइन को आप भी ज़रूर अपने बुक में कर लेना। और उसके बाद आप देखोगे तो ये रेड जेल की परिभाषा है, और रेड जेल से संबंधित बुक का नाम जो 2018 में प्रश्न आ चुका है एंथ्रोपोजियोग्राफी के बारे में, और रेड जेल की शिष्य और अमेरिकन भूगोलवेता जो एलन सैम्पल है उसकी परिभाषा, और सैंपल के बारे में कुछ विचार है। फिर विडल डी ला ब्लाश की परिभाषा है, जिन्होंने संभववाद की नींव रखी थी, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद आप देखोगे तो डिकेन और पिट्स की परिभाषा है, और लास्ट में जो पूर्ण परिभाषा अगर आपको चाहिए, सारांश परिभाषा जो लिखी है पूर्ण परिभाषा, तो वो आपको ये अंत में यहाँ मिलेगी इस पाठ के इस पैराग्राफ के अंतिम हिस्से में, ठीक है। उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति, जो मैंने यहाँ देखो, आप ध्यान से देखना, मानव भूगोल की प्रकृति, इसमें जीन ब्रूंस के विचार, कहाँ व क्यों जैसे प्रश्नों के उत्तर, और केंद्र बिंदु में जो मानव भूगोल की केंद्र बिंदु है उसमें किसको रखा जाता है, मानव और उसके क्रियाकलापों को। तो ये तीनों ही मैंने इन पैराग्राफों में से, इस पैराग्राफ के इन हिस्सों में से उठाया है। देखो, जीन ब्रूंस और कहाँ कब कैसे जैसे प्रश्न, ये देखो ये रहे, और केंद्रीय बिंदु में आपके मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु में, और लास्ट में भी दिया हुआ है कि मानव को केंद्रीय भूमिका में रखा जाता है। तो इस तरीके से ये प्रकृति से संबंधित आपकी बात हो गई। अब आप अगले हिस्से में बढ़ेंगे तो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो विषय क्षेत्र में 6 भाग है: जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन, अन्य प्रदेशों से संबंध। तो आप जो ये आप देख रहे हो रूपरेखा, इसको तो आपको बिल्कुल हूबहू आप ये मान लो रटनी पड़ेगी, क्योंकि पाठ समझने के बाद जो ज़रूरी तथ्य है वो रटने ज़रूरी होते हैं। वैसे तो भूगोल हो या कोई भी विषय हो, रटन जो विधि होती है वो सही नहीं होती है, एक विद्यार्थी के लिए वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने बात ये है कि हम राजस्थान में हैं, और राजस्थान बोर्ड तथ्यों को, फैक्ट्स को ज़्यादा शामिल करता है बजाय कि कॉन्सेप्ट को।
यानी कि जो अवधारणाएं विचारधाराएं हैं उनको एक्सप्लेन करने की बजाय वो राजस्थान बोर्ड किसको शामिल करता है, फैक्ट्स को, तथ्यों को, और तथ्य जो होते हैं वो रटने ज़रूरी होते हैं। इस वजह से हमारे यहाँ पर रटन विधि जो है वो ज़्यादा कारगर होती है कुछ पाठों में या कुछ हिस्सों में। तो ये छः जो पॉइंट है वो यहाँ डायग्राम में है। डायग्राम के अलावा ये 6 पॉइंट दिए हुए हैं। इनमें जो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपके अंडरलाइन की है, इनमें ज़रूरी चीज़ें याद रखने के लिए ये हैं, लेकिन ये आपके प्रश्नों में आने की संभावना कम है। यहाँ मैंने आपके थोड़ा इस पैराग्राफ में उलटफेर था, प्रादेशिक नियोजन जो बाद में लिखा हुआ था वो पैराग्राफ में पहले आ रखा है, और प्रादेशिक संगठन और नियोजन जो पहले लिखा हुआ है वो यहाँ बाद के हिस्से में आ रखा है। तो ये जो महत्वपूर्ण जो अंडरलाइन है वो आप भी कर लेना। और इसके बाद आ जाएगा मानव भूगोल का विकास। इसमें भी आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिलने वाली है इस हिस्से में भी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, 3 भागों में मानव भूगोल का विकास बंटा हुआ है, जो आप इधर देख सकते हो। यहाँ नीचे प्राचीन काल, फिर इधर की तरफ मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें आधुनिक काल ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय कि प्राचीन और मध्यकाल के। फिर भी देखते हैं प्राचीन काल में क्या है। आपसी संपर्क व ज्ञान सीमित था उस समय, प्राकृतिक वातावरण की छाप थी। प्राचीन सभ्यताओं में क्या क्या होता था वो है इसमें। थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हेरोडोटस, हिकेटियस, स्ट्रेबो आदि का मानव भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा है, ये सब प्राचीन काल में है। फिर मध्यकाल में आप देखोगे नौचालन, उपनिवेशीकरण, अन्वेषण, यात्रियों का विश्व भ्रमण, इन सब से मानव भूगोल में इन सब का क्या योगदान रहा है, ये सब इसमें है। और आधुनिक काल जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, इन 4 देशों के जो प्रमुख भूगोलवेता है उनका 20वीं सदी में मानव भूगोल के विकास में क्या योगदान रहा है। और इन चारों देशों के आपको प्रमुख जो भूगोलवेताओं के नाम है वो ज़रूर याद करने हैं, ये ज़रूरी चीज़ है। और नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद की विचारधाराओं का जो वहाँ पर शुरुआत हुई थी इन विचारधाराओं की अलग अलग समय में। और 1930, 1945 और 1970 इन अलग अलग कालखंडों में मानव भूगोल जो है वो 21वीं सदी में इसकी प्रकृति, इसके अध्ययन क्षेत्र और इसके दृष्टिकोण में क्रमिक बदलाव आया है, और ये मानव भूगोल और ज़्यादा व्यापक होता गया है। इन सबको आप यहाँ पर आधुनिक काल में और आधुनिक काल के इन हिस्सों में और ज़्यादा समझ सकते हो। अच्छा, 2018 का जो एक हमने पीछे प्रश्न देखा था एंथ्रोपो ज्योग्राफी का, उसके अलावा 2018 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ये संसाधनों की व्यू रचना के समय आप कौन सी शाखा का चयन करेंगे, ये प्रश्न था। तो ये यहाँ पर रहा। ये 2018 में 2 प्रश्न आ चुके हैं, और साथ ही साथ 2019 में जो प्रश्न आया है वो नवनियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक जो थे वो ग्रिफिथ टेलर थे। उनकी विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैंने इन तीनों प्रश्नों को रेड पेन से अलग से नोट किया है, और शेष जो ब्लू पेन से अंडरलाइन है वो आप ज़रूर करना। और बाकी ये जो आपको रेड पेन से कुछ निशान दिख रहे हैं उन पर गौर मत करना। ये हमने प्री बोर्ड की तैयारियों में विभिन्न तरीके से इनको यूज़ लिए थे। बाकी बच्चों बढ़िया तैयारी करो, ये पाठ तैयार करो और मुझे बताओ कि मेरा जो रिवीजन है वो अगर आपको पसंद आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। देखो ये अगर ये 5-6 पेज का अगर पाठ हम 20 मिनट में ख़त्म कर पा रहे हैं तो फिर जो है वो आगे के पार्ट तो बड़े बड़े होने वाले हैं। तो आगे के पार्ट में मैं और कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करके बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अपने जोधपुर की बजाय पूरे राजस्थान में फैले, और 12th के भूगोल के स्टूडेंटों तक ये हर स्टूडेंट तक पहुँचे। अपने 12th में लगभग 4 लाख स्टूडेंट है। अब 4 लाख पूरे तो नहीं पहुंच सकते, इतनी तकनीक हर विद्यार्थी के घर तक पता नहीं है या नहीं है, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंचे। अगर ये ज़्यादा स्टूडेंट तक वीडियो पहुंचा तो सभी की तैयारी अच्छी होगी। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस कोरोना महामारी के जंग में सभी सरकारों और प्रशासन का योगदान दें, घर में रहें, मास्क पहनें, हाथ धोएं, अपने सेहत का ध्यान रखें।
और विशेष करके आप तैयारी में अब लग जाएं। आज 23 तारीख है और अगर मैं 20 तारीख का भी मानूँ तो करीब करीब 1 महीना जो है वो आपके शेष है एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ तैयारी में जुट जाओ। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट में अपने जो है वो प्रश्न डाल सकते हो। आप पर्सनली मेरे से अगर बात करना चाहते हो या मेरे से व्हाट्सएप पर प्रश्नोत्तर लेना चाहते हो, मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न भी व्हाट्सएप पर तैयार कर रहा हूँ। व्हाट्सएप के जरिए अगर प्रश्न लेना चाहते हो तो मेरे नंबर है 7737380660 यानी 7737380660। ये मेरे नंबर है, या आप इस पर व्हाट्सएप और कॉल भी करके पूछ सकते हैं। कॉल हो सके तो ना करें, कम करें, उसकी बजाय व्हाट्सएप करें ताकि आपके जवाब में जब समय होगा तो ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।